हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो मैं हूं मीनाक्षी राजपूत एंड मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूं सीयू सेट 2020 का पेपर। आज सॉल्व हम करेंगे, राइट। सो सीयू सेट क्या था? आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, जो कि इस बार CUET PG के नाम से हो रहा है। सो ये जो हम पेपर सॉल्व करें, ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ही पेपर है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस के लिए होता था, राइट। तो आज हम 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर होता था बच्चे, इसके दो पार्ट होते थे, ठीक है। एक होता था आपका सेक्शन ए, राइट, जिसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन आते थे फ्रॉम द जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड फ्रॉम द एप्टीट्यूड रीजनिंग, राइट। एंड आपका जो सेक्शन बी होता था, उसके अंदर बाकी के आपके सब 75 क्वेश्चन होते थे, वो होते थे आपके डोमेन स्पेसिफिक, जो कि आपके सब्जेक्ट से होते थे, राइट। ये आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होते थे। तो आज हम ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट हम ये जो अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसके थ्रू फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम पे जो एक चैनल है, जिसमें मैं अपना कंटेंट जो होता है सारा रिलेटेड टू योर बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस का जो भी ओवरऑल कंटेंट होता है फॉर द CSIR, जैम, गैट बी, राइट, सारे एग्जाम्स के लिए मैं इस पे अपलोड करती रहती हूँ। आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहते हैं रिगार्डिंग माई क्लासेज ऑन अनअकैडमी, रिगार्डिंग माई वीडियोज, राइट। सो आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो ये जो आपका पेपर है बच्चे CU सेट का, ये आपका पेपर है 2020 का। उस टाइम पे आपकी ये सारी यूनिवर्सिटीज जो थी वो पार्टिसिपेट करती थी इसके अंदर। एंड आपका पेपर कोड जो होता था वो होता था PGQP22, राइट। तो अब इस बार जो है 2021 में भी पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, CBT हुआ था। 2020 तक ये पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, बट अब ये कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। तो हम आपका ये ऑफलाइन वाला पैटर्न नहीं आएगा, जैसा नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वैसा ही चलेगा आपका, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज कंसिडर्ड एज सेल विद इन अ सेल। तो हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, राइट। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम क्या बोलते थे कि एक बड़े बैक्टीरिया ने एक छोटे बैक्टीरिया, उसने क्या कर लिया था, इनगल्फमेंट कर लिया था, आप ये बोल सकते हो। फिर जैसे ही इसने इनगल्फ किया तो ये छोटा बैक्टीरिया इसके अंदर जाके, जो कि क्या किया करता था, मान लो कि लेट्स से कि ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, राइट। तो ये क्या एंटर हो गया, अब इसके अंदर एंटर हो गया, और इसके अंदर एंटर होने के बाद में ये क्या कर रहा है, नॉर्मली जैसे ही बाहर रहता था इसके, वैसे ही ये वहां पे भी रह रहा है, अपने फंक्शन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया। ऐसे एक बैक्टीरिया हुआ करता था जो कि क्या करता था, फोटोसिंथेसिस करता था, राइट। अब वो एक सेल के अंदर, एक दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो गया, इनगल्फमेंट कर लिया उस बड़े सेल ने उस छोटे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, एंड वो उसके अंदर क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो ये आपकी क्या होती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होती है। तो अब एक बात बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो तो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, वो तो सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ग्लाइकोलिपिड्स आर लोकेटेड एट, राइट। तो मैं यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एक्सपोज्ड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। मतलब कि वो सेल के इंटीरियर की तरफ एक्सपोज नहीं होते हैं, बट दे आर एक्सपोज्ड इन द आउटर environment, right? So they are the outer layer of the plasma membrane, they are located at the outer layer. The inner layer of the plasma membrane symmetrically distributed between different layer of the plasma membrane, asymmetrically distributed between the different layer. तो जैसा कि मैंने बताया, they are exposed in the outer environment. So answer क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। Then next question, synthesis of the DNA occurs during which phase of the cell cycle? तो हमें पता है सबसे पहले हमारा होता है G1 phase, then आपका S phase, then आपका G2 phase, then आपका माइटोटिक फेज, राइट। तो ये तीनों मिलके G1, S एंड G2 आपको बनाते हैं इंटरफेज, एंड देन होता है आपका माइटोसिस। तो ये जो S फेज होता है, विच इज योर सिंथेसिस फेज, बच्चे इस फेज के अंदर क्या होता है, DNA का सिंथेसिस होता है। सो आंसर विल बी C। क्लियर है? So cytoskeletons are represented by nucleoprotein filament, lipoprotein filament, glycoprotein filament और protein filaments। तो हम इनको बोल सकते हैं कि जो cytoskeleton होता है, it is the network of the protein filaments, right। तो जिसके अंदर क्या आ जाता है, आपका आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाता है, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना, हमारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं,
and we have the intermediate filament, right? Intermediate filament. ऑलराइट, सो ये होते हैं हमारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स. ओके, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज. जब ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन आर सिंथेसिस बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन डीएनए, बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन टीआरएनए, बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन एमआरएनए, बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन आरआरएनए. तो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन एमआरएनए, राइट? Then next question is, which one of the following is used as template during the transcription of the yeast? Yeast मतलब कि अगर हम बात करें तो we are talking about the eukaryotes, right? बट यहाँ पे उससे कोई इतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है क्वेश्चन का, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है. टेम्पलेट के लिए हम किसे यूज करेंगे? सो वी विल यूज द एंटीसेंस स्ट्रैंड एज द टेम्पलेट. क्लियर है सभी को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए रेप्लिकेशन इन द ई कोलाई फॉलोज. डीएनए रेप्लिकेशन इन द ई कोलाई इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, राइट? और इट इज बाई डिरेक्शनल, राइट? बाई डिरेक्शनल होता है और क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वहां पर होता है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रांसलेशनल मतलब प्रोटीन बनने के बाद में हम क्या करते हैं? इंटीन स्प्लाइसिंग करते हैं, राइट? प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होती है. ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है, राइट? गोल्जी में होती है. बट ये जो ए प्यूरिनिक क्लीवेज होती है ये नहीं होती है. सो दिस इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब कोडोन एंड एंटीकोडोन इंटरैक्शन इज स्टेबलाइज्ड बाय कोडोन और एंटीकोडोन. सो जो कोडोन और एंटीकोडोन आपको पता है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो उनके बीच की जो इंटरैक्शन होगी दैट विल बी योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, राइट? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म in E. coli is regulated by the attenuation of the concerned operon. So attenuation जो हम देखते हैं, attenuation का फिनोमेना जो होता है that is seen in the tryptophan metabolism, जो कि आपका अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है. क्लियर है? क्योंकि ये क्या है, जो ट्रिप्टोफान है वो जो आपका ई कोलाई है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये खुद ही सिंथेसाइज करता है. तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं? ये एटीनुएशन का फिनोमेना देखते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्विटर आयंस हैव सेवरल बेसिक एंड एसिडिक ग्रुप्स on their surface. Which one of the following is the Zwitter ion, right? So lecithin, glycogen, mRNA and your glycine. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बच्चे glycine. Alright, so the nature of the peptide bond is that of, जो आपका peptide bond होता है, it's a amide linkage which is a covalent bond, right? तो आपका अगर हम लिखते हैं इस तरह से NH2 CH, this is your side chain, C double bond O, और ये आपका OH एंड ये NH और ये एक H, राइट? देन आपका CHR, C डबल बॉन्ड O OH. तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? आपका बॉन्ड बनेगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ये अमाइनो ग्रुप, और आपका जो होगा एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा एंड आपका इस तरह से जो होगा कुछ आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो होगा बन जाएगा. सो ये पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ द अनदर अमाइनो एसिड. सो दिस बॉन्ड इज द पेप्टाइड बॉन्ड विच इज एन अमाइड लिंकेज, right? So next question is, in the Michaelis-Menten equation the graph is always hyperbola. So this is the hyperbola जो कि आपका होता है reaction velocity and substrate concentration के बीच में, and right यहाँ पे the substrate concentration at which your Vmax is half is your Km, which is the Michaelis-Menten constant, right? So this graph is the hyperbola. So Michaelis-Menten equation का ग्राफ जो होता है हमेशा hyperbola होता है. Clear? So what is the synonym for the glycolysis? It is EMP pathway, right? So your EMP stands for the Emden Meyerhof Parnas pathway.
सो नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन. सो आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं? KEDA, राइट. दीज आर योर फैट सॉल्युबल वाइटामिन. तो यहाँ पे आपका विच वन इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल, मतलब कि इनमें से आपको फैट सॉल्युबल बताना है, विच इज दिस वन, राइट. विटामिन डी. विच वन इज अ मेटलोप्रोटीन. मेटलोप्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चे? जिनके अंदर क्या होता है? दैट आर बाउंड, जिनके साथ में कोई मेटल आयन बाउंड होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट अगर मैं देख लूँ, दैट इज द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में आपका जो होता है मेटल आयन होता है, आयरन बाउंडेड रहता है, राइट. सो दिस इज अ मेटलोप्रोटीन. नेक्स्ट इज द अल्फा हेलिक्सेस आर द एग्जाम्पल ऑफ. अल्फा हेलिक्सेस आर द एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट. जो आपके अल्फा हेलिक्सेस होते हैं, राइट, बीटा शीट्स होती हैं, दे आर बीटा प्लीटेड जो शीट्स होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मल जो आपका सीक्वेंस है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो गया? ये आपके जो अल्फा हेलिक्सेस एंड बीटा शीट्स आ गए. देन टर्शरी स्ट्रक्चर, इन दोनों को मिला के, अल्फा हेलिक्सेस एंड बीटा शीट्स को मिला के एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज योर टर्शरी स्ट्रक्चर. देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर आपकी मोर देन 1 सब यूनिट आपकी हो सकती है, राइट. अगर अभी तक भी आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे जाके सबसे पहले वीडियो लाइक कर लीजिए. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ द पाल्मिटिक एसिड रिक्वायर्स how many rounds of beta oxidation yields a number of the acetyl coenzyme A, right. तो जब भी हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, है ना. और जब हम ये 4 स्टेप्स करते हैं तो आपका एक एसिटिल CoA रिलीज होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? 2 कार्बन एटम्स होते हैं, राइट. तो मतलब कि एक बार बीटा ऑक्सीडेशन का राउंड होगा तो हमारे लिए कितने कार्बन रिलीज होंगे? 2 होंगे. तो पाल्मिटिक एसिड जो है उसके अंदर 16 कार्बन है, राइट. उसके अंदर आपके कितने हैं? 16 कार्बन है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे? 7 राउंड्स ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, जिसमें हमारा 8 नंबर ऑफ द एसिटिल कोएंजाइम A रिलीज होगा. तो इट विल बी 7 and 8. देन माल्टोज कंटेन्स. माल्टोज के अंदर क्या होता है? 2 ग्लूकोज का बना होता है एंड द लिंकेज इज द alpha 1,4 लिंकेज. An allele is best defined as, what is an allele? Allele क्या होती है? It is the alternative form of a gene, right? So it is the alternative form of a gene. Then, so during the gene interaction, if one gene masks the effect of other, then this is considered as. जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करता है तो उसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस. जब एक ही जीन का एक अलील दूसरे अलील के, सेम जीन के दूसरे अलील के इफेक्ट को मास्क करता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस, राइट. सो यहाँ पे ये क्या हो गया है? दिस इज द एपिस्टेटिक जीन, जो कि दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा है. अगर यहाँ पे होता कि इफ वन अलील ऑफ अ जीन मास्किंग द इफेक्ट ऑफ अनदर अलील ऑफ द सेम जीन, देन हम उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन. क्लियर है? सो द होमोजाइगोसिटी एंड द हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ द प्रोजेनी कैन बी डिटरमाइंड बाय, ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? थ्रू द टेस्ट क्रॉस, राइट. अगर हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास में जो प्रोजेनी आया है दैट इज द TT, है ना. तो अभी हमें जो प्लांट मिलेगा वो तो टॉल ही होगा. तो मैं कैसे डिटरमाइन कर पाऊंगी? मैं इसका टेस्ट क्रॉस करा दूंगी, मतलब रेसेसिव पेरेंट के साथ में. तो अब मुझे जो प्रोजेनी मिलेगा, राइट, उसके अंदर क्या होंगे? टॉल प्लांट्स तो होंगे ही होंगे और साथ ही में मुझे क्या मिलेंगे? ड्वार्फ प्लांट भी मिलेंगे. तो इसका मतलब ये क्या है? हेटेरोजाइगस है, राइट. ये जो प्रोजेनी था, दिस इज हेटेरोजाइगस, है ना. ये जो प्रोजेनी है दैट इज द हेटेरोजाइगस, दिस प्रोजेनी. वहीं पे अगर मैं इसको होमोजाइगस टॉल लेती एंड अब मैं क्रॉस कराती तो मुझे ऑल द प्रोजेनी क्या मिलते? ऑल ऑफ देम आर टॉल, विच मीन्स दिस इज द होमोजाइगस. तो ये हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द सेग्रीगेटिंग रेशियो फॉर द लीथल जीन एक्शन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, राइट. सो इट इज 2:1. इसको मैं 2:1 क्यों कर रही हूँ? लेट्स से कि हम यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं ना, एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये अगर रेसेसिव कंडीशन, मतलब कि होमोजाइगस रेसेसिव जो भी प्रोजेनी होगा वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी योर लीथल, राइट. वो लीथल होगा क्योंकि होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आएगी इसके अंदर. तो आपके पास में एक प्रोजेनी ये होगा, एक प्रोजेनी ये आएगा, एक प्रोजेनी ये आएगा और दूसरा प्रोजेनी ये आया. जिस प्रोजेनी के अंदर ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आ गया लीथल अलील, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी. तो यहाँ पे सेग्रीगेशन का रेशियो आपका क्या हो गया? 2:1 हो गया, राइट. 2:1 हो गया. सो आंसर वुड बी 2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द टेंडेंसी ऑफ द जीन टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज, रिमेन टुगेदर, साथ में रहने की, लिंक्ड रहने की टेंडेंसी, राइट? सो द आंसर वुड बी लिंकेज. Which of the following is correct order of evolutionary history of man, right? So इसको मैंने यहाँ पे आपको explain किया है. So first ये जो इसका evolutionary order है, first is your pecking man, then Heidelberg man, then Neanderthal man, and then your Cro-Magnon man, right? So ये इसका जो है एक correct order है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पैकिंग मैन, हीडलबर्ग, निएंडरथल एंड योर क्रो-मैग्नॉन मैन, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स? सो मिसिंग लिंक बिटवीन द और द कनेक्टिंग लिंक आप बोल सकते हो. मिसिंग लिंक आप बेसिकली बोल रहे हो दैट इज द आर्क्योप्टेरिक्स, जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स थे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के, राइट? देन आते हैं हम एग्जाम्पल ट्रांजिशन टाइप ऑफ द जीन म्यूटेशन. ट्रांजिशन टाइप ऑफ द जीन म्यूटेशन क्या होती है? जिसमें प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन आ जाता है एंड पिरिमिडीन की जगह पर क्या आ जाता है? पिरिमिडीन आ जाता है, राइट? और ट्रांजिशन म्यूटेशन तो ये हो गई. ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होती है? जब प्यूरिन की जगह पर क्या आ जाता है बच्चे? पिरिमिडीन, एंड पिरिमिडीन की जगह पर क्या आ जाता है? प्यूरिन. सो दिस इज योर ट्रांसवर्जन. ये क्या है? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होगी. क्लियर है सभी को, राइट? सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ग्वानिन की जगह पर क्या आना चाहिए? एडेनिन, बट आया थाइमिन, तो ये तो नहीं होगा. साइटोसिन की जगह पर आना चाहिए यहाँ पे थाइमिन, तो वो तो नहीं आया. मतलब पिरिमिडीन की जगह पर पिरिमिडीन आना चाहिए, नहीं आया, तो ये नहीं होगा. एडेनिन की जगह पर आना चाहिए ग्वानिन, वो भी नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा. अब एडेनिन की जगह पर आ रहा है ग्वानिन एंड थाइमिन की जगह पर आ रहा है साइटोसिन, विच मीन दिस इज द ट्रांजिशन म्यूटेशन, राइट?